नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के 30 महत्वपूर्ण MCQs, 30 इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए जो लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे RRB हो, SSC हो, किसी भी तरह की गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हों, उन सभी के लिए ये 30 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो 1 से 2 मार्क्स जो हैं वो आप लोग के पक्के हो जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की बिना किसी देरी किए हुए। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से एक शेयर, एक लाइक, एक कमेंट ठोकते हुए चलें। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कि तू कहानी ही के पर्दे में भली लगती है, जिंदगी तेरी हकीकत नहीं देखी जाती। पहला वीडियो यह है, प्रश्न निम्न में से कौन सा उत्पादन का एक कारक है? तो कौन सा एक कारक है? ध्यान रखिएगा, उद्यमकर्ता जो है वो आपका उत्पादन का एक कारक है। इसमें भूमि, श्रम, पूंजी ये भी उत्पादन के कारक होते हैं। तो उत्पादन के टोटल 4 कारक होते हैं, उसको 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो उसमें आता है भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमवर्ती या उद्यमकर्ता। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन क्लासिक अर्थशास्त्री नहीं है? तो इनमें से कौन क्लासिक अर्थशास्त्री नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, आपका जॉन मैनार्ड कीन्स जो है वो आपके क्लासिकल इकोनॉमिक्स यानी कि क्लासिक अर्थशास्त्री नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारे पास, मुद्रास्फीति एवं मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाती है? तो ध्यान रखिएगा, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है दोस्तों। मुद्रा में स्फीति होने वाली जो वस्तुएं रहती हैं वो प्रत्येक इकाई के लिए अधिक मुद्रा व्यय उन्हें करना पड़ता है, इस कारण मुद्रा बाजार जो है वो आपका बढ़ जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष यानी कि अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक होता है? तो कब से कब तक होता है? ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई से 30 जून तक रहता है। अब ये चीज़ आप लोगों को कंफ्यूज कर सकती है कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है यानी कि RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, उसका जो अकाउंटिंग ईयर रहता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक रहता है। लेकिन जो भारत का वित्त वर्ष है, वित्तीय वर्ष जो रहता है देश का, वो आपका होता है 1 अप्रैल से 30 मार्च के बीच में। ध्यान रखिए, जो ये 1 अप्रैल से 30 मार्च है ये आपका इंडियन का जो फाइनेंशियल ईयर है, जो देश का वित्तीय वर्ष है, वो आपका कहलाता है 1 मार्च से 30 मार्च 1 अप्रैल से 30 मार्च तक, और 1 जुलाई से 30 जून तक जो रहता है वो अकाउंटिंग ईयर रहता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? तो उत्तर बताएंगे, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सब के सब जो हैं ये विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। अगर देखे जाए ईरान, ये सब बड़े देश हैं, और बड़े देश जो हैं वो आपका विश्व व्यापार के संगठन होता ही है, चाहे ईरान हो, अजरबैजान हो, या फिर बेलारूस हो, या फिर अगर आप बात करें तो तुर्कमेनिस्तान भी आपका आ जाता है, सर्बिया आ जाता है, अल्जीरिया आ जाता है, सूडान आ जाता है, बोस्निया आ जाता है। ये सब शहर जो हैं वो आपके, ये जो देश हैं आपके, ये सब देश जो हैं विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप क्या है? तो ध्यान रखिएगा, दोनों है। क्या है? केवल मौसमी भी है और केवल प्रच्छन्न भी है। ये दोनों जो है ये उत्तर सही आएगा इसका, दोनों A और B। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, ज्ञान ग्राम केंद्र स्थापित करने वाली संस्था। तो ज्ञान ग्राम केंद्र स्थापित करने वाली संस्था जो है वो कौन है? नाबार्ड है। कौन सी है? नाबार्ड है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, सेबी के अध्यक्ष को कितने समय के लिए नियुक्त किया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें कार्यकाल तय नहीं है। वैसे तो उसकी अध्यक्ष की आयु जो रहती है वो 65 वर्ष तक के लिए रहती है। 65 वर्ष की आयु में उसका रिटायरमेंट होता है सेबी के अध्यक्ष का, और उसका कार्यकाल कोई तय नहीं रहता है। चाहे व्यक्ति तो 5 वर्ष तक के लिए भी रह सकता है, उसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, या उसे अगले आदेश तक नियुक्त भी किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? तो अवितरित लाभ जो है वो आपका निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है। निम्न में से कौन सी एक नवरत्न है? तो ध्यान रखिएगा, इनमें से जो नवरत्न है वो नवरत्न है आपका गेल जो है वो आपका एक नवरत्न है, लेकिन इसको भी कब? 1 फरवरी 2013 से इसको भी महारत्ना के अंदर ले लिया गया है। क्या हो गई है? ये वाली कंपनी महारत्ना हो गई है। और नवरत्न कंपनी वो हो जाती है दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि नवरत्न कंपनी जो है वो कौन सी कंपनी होती है? जो अधिकतम 1000 करोड़ रुपए तक निवेश के प्रस्ताव पर स्वयं निर्णय लेने का अधिकार रखती है, उसे हम लोग नवरत्न कह सकते हैं।
अब इंडियन एयरलाइंस जो है वो आपका महारत्ना में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, मांग का नियम किस पर आधारित है? तो मांग का नियम जो है वो आपका उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, किसी केमिस्ट की दुकान में काम कर रहा रेफ्रिजरेटर का एक उदाहरण है, तो क्या है? उपभोक्ता की वस्तु का, यानी कि कंज्यूमर गुड्स का। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा अवशिष्ट अर्जन है? तो कौन सा अवशिष्ट अर्जन है? प्रॉफिट, यानी कि लाभ जो है वो एक उसका अवशिष्ट अर्जन है। देश में कौन सी 3 वर्षों की अवधि की योजना अवकाश के रूप में बनाई जाती है? तो ध्यान रखिएगा 1966 से लेके 1969 तक जो है वो आपका उस अवधि को, वो जो 3 वर्ष की अवधि है उसे योजना अवकाश के रूप में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है कि जब वर्ष 1965 में भारत पाक का युद्ध हुआ था तो ऐसी भीषण स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि बहुत ही ज़्यादा चाहे वो आपकी मुद्रा के क्षेत्र में हो या फिर आपकी जो महंगाई है उसके क्षेत्र में हो, इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जो 3 वर्ष थे 1966 से लेकर 1969 तक उसे योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारे पास, फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज है, क्या ब्याज है? क्या है? उपादान अदायगी का ब्याज जो है वो आपका फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया वाला ब्याज है। अगला प्रश्न है हमारे पास, मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से किसने की थी? तो मुद्रा स्फीति की तुलना जो है वो डाकू से प्रोफेसर ब्रह्मानंद और वकील ने की थी। ठीक है, इसे अदृश्य डाकू भी कहा गया था। क्या कहा गया था? अदृश्य डाकू, जो कि दिखाई नहीं देता, वो डाकू भी मुद्रास्फीति को कहा गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी राज्य का प्रणेता है? तो कौन जो है वो कल्याणकारी राज्य का प्रणेता है? तो ध्यान रखिएगा उपरोक्त सभी, ये सभी जो हैं वो आपके कल्याणकारी राज्य के प्रणेता हैं। अगला प्रश्न है, 13 पंचवर्षीय योजना जो की अवधि जो है वो कब से कब तक थी? तो ध्यान रखिएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये तीनों जो 2010 से 15 भी नहीं, 11 से 16 भी नहीं, 2012 से 17 भी नहीं, क्योंकि देश में 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो आपकी थी 2007 से लेके 2012 तक। ठीक है, और जो 12वीं योजना थी उसकी वो थी आपकी 2012 से लेके 2017 तक। तो आपकी जो अगली अवधि होती तो वो हो जाएगी आपकी 2018 से लेके 2023 तक, जो है वो आपकी अगली पंचवर्षीय योजना होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, WTO मुख्यतः निम्न में से किसको बढ़ावा देता है? तो किसको बढ़ावा देता है? ध्यान रखिएगा बहुपक्षीय व्यापार को वो बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय रेल के राजस्व में निम्नलिखित में से किसका प्रमुख योगदान रहता है? तो किसका प्रमुख योगदान रहता है? माल यातायात आय का प्रमुख योगदान रहता है। अगला प्रश्न है, एडम स्मिथ के अनुसार निम्न में से कौन सा कराधान का अधिनियम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो सरलता का अधिनियम जो है वो आपका एडम स्मिथ के अनुसार कराधान का अधिनियम नहीं है। अगला प्रश्न है हमारे पास, उत्पादन के निर्मित उसके उद्यमी को मिलने वाले पारिश्रमिक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शुद्ध लाभ, यानी कि प्योर प्रॉफिट उसे कहते हैं। और दोस्तों अगर ग्रॉस प्रॉफिट आपसे पूछ लिया जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट उसे कहते हैं जो उत्पादित माल की बिक्री से होने वाली प्राप्ति में से कुछ व्यय निकाल देने पर जो बचता है उसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या कुल लाभ कहते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग मुंबई पतन का लाभ उठाने वालों में प्रमुख हैं? तो कौन से हैं? ध्यान रखिएगा, सूती वस्त्र और पेट्रो रसायन उद्योग जो हैं वो मुंबई पतन का लाभ उठाने वाले प्रमुख उद्योग हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो बताएंगे इनमें से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण जो है वो कौन सा नहीं है? बिक्री कर जो है वो आपका अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, या फिर केंद्रीय उत्पाद कर का उदाहरण है। तो प्रत्यक्ष कर को अगर आप लोग देखें, डायरेक्ट टैक्सेस जो रहते हैं तो वो कौन कौन से लगते हैं? संपत्ति कर यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, एस्टिमेट ड्यूटी हो गया, उपहार कर हो गया, या फिर ब्याज कर हो गया। तो ये सब चीजें जो हैं वो आपका क्या होते हैं? प्रत्यक्ष कर होते हैं। लेकिन जबकि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं केंद्रीय उत्पाद का जो कर है ना, वो हो गया। उसके बाद सेवा कर, ये सब शामिल जो रहते हैं वो अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस साल हुआ? तो सब जानते हैं आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है आजाद हुए थे उसके 2 साल बाद हुआ था, यानी कि 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगर पूछा जाए तो कब हुआ था? 1 जनवरी को हुआ था। 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हो गया था, यानी कि राष्ट्रीयकरण हो गया था। और दोस्तों कब आरबीआई बनी, कब, ये भी प्रश्न जो पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1935 में
आरबीआई को बनाया गया था। इसकी स्थापना का जो वर्ष है 1 अप्रैल 1935 है, और जब राष्ट्रीयकरण कब हुआ था 1 जनवरी 1949 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसान कॉल सेंटर का नंबर क्या है? तो ध्यान रखिएगा, किसान कॉल सेंटर का जो नंबर है वो है आपका 1551। तो पूरा नंबर अगर इसका हम लोग टोल फ्री डायल करते हैं तो 1800 180 और 1551। तो जो 1551 है वो आपका किसान कॉल सेंटर पर लगता है। इसमें 22 भारतीय भाषाओं पर सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो आपकी इसमें आपको सहायता प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता? तो क्या शामिल नहीं किया जाता? ध्यान रखिएगा, मूल्यह्रास व्यय जो है वो आपका इसमें शामिल नहीं किया जाता। अगला प्रश्न हमारे पास, जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है तो क्या में क्रियान्वित की जाती है? ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है। तो जवाहर रोजगार योजना जो है दोस्तों आपकी इसकी शुरुआत अगर आप देखें तो 1 अप्रैल 1989 में की गई थी। 1 अप्रैल 1989 में ये प्रभाव में आई थी। इस कार्यक्रम में केंद्र राज्य की हिस्सेदारी 80:20 की रहती है। 80 रेशियो 20, मतलब 80:20 के रेशियो में काम करते हैं। और ग्राम पंचायत की जो हिस्सेदारी रहती है वो भी इसमें बहुत ज़्यादा क्रियान्वित रहती है, पूरी सक्रिय रूप से रहती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष इनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो किनके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय द्वारा जो है आपका इसको प्रकाशित किया जाता है। मतलब उसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है जो प्रतिवर्ष मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी कि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न यानी आप लोगों का प्रश्न, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके आंसर हमें बताना है। वस्तुओं के निम्न युग्मों में कौन सा संयुक्त मांग प्रदर्शित करता है? उत्तर बताएंगे आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा। आप लोगों की तैयारी कहाँ तक चल रही है ये देखना चाहता हूँ। और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो क्वेश्चन से लेकर और कुछ सब्जेक्ट से लेकर किसी भी तरीका कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मैं विदा लेता हूं, लेकिन उससे पहले चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भी ठोक देना। क्या सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।